थी 3 बार। जब जैसे जेके सेट का रिजल्ट आता है, अभी भी आने वाला है, तो ये अपने लोगों को अंदर लाने के लिए षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2013 में जब फॉर्म लगते हैं पहले एपी के लिए, उसमें जो लोग उस टाइम एलिजिबल थे वो टॉप मेरिट में थे। 2016 में दोबारा से सेट का मेरिट 3 बार डाउन किया जाता है और पोस्टों को फिर से विड्रॉ करके री एडवर्टाइज करके सिंपल सेट वाले लोग लगाए जाते हैं, एमफिल पीएचडी वाले बाहर हो जाते हैं। और सेम प्रोसीजर ये इस बार भी करने वाले हैं। समझते हैं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की कोशिश की जा रही है कि आप पहले पोस्ट विड्रॉ करें, नए रूल्स इंप्लीमेंट करें, उसके बाद जाकर जो है पोस्ट दोबारा एडवर्टाइज करें, ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जेके सेट का रिजल्ट विद इन डेज आने वाला है और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि सिंपल सेट वाले लोग कॉलेज में लग जाते हैं, पीएचडी वाले बेकार हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखिए आप। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट रूल्स में प्रपोज चेंजेस को लेकर जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं वो एजिटेट करते नजर आ रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर रिटन एग्जामिनेशन के बुनियाद पर डिसाइड होना है कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा और कौन नहीं लगेगा, तो इतने साल पीएचडी करने का फिर आखिर क्या फ़ायदा। इसी को लेकर एबीवीपी भी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। इनसे समझेंगे कि अगर देश भर में अलग अलग पीएससीज में यही कानून है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जो है बाकी क्राइटेरियाज देखे जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अगर यही कानून लाया जा रहा है तो इसमें परेशानी आखिरकार क्या है। मेरे साथ एबीवीपी के मुकेश मनहास हैं। मुकेश, मुझे ये बताएं, केरला पीएससी की बात की जाए, यूपी पीएससी की बात की जाए, रिटन एग्जामिनेशन हर जगह है। जम्मू कश्मीर में भी अगर ये क्राइटेरिया लगाया जाता है तो परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी ये है कि जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर पर पीएससी को डिक्टेट करने का काम हायर एजुकेशन कर रहा है, जो उनका काम है वो बहुत गलत है। जिस प्रकार से अभी 250 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट होती है और लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, 52 पीटीआई टीचर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और एकदम से उसको स्क्रैप करके एक नया क्राइटेरिया लाया जाता है जिसके अंदर 75 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 15 नंबर का वाइवा और 10 नंबर एकेडमिक, जिसके अंदर आपकी यूजी की, पीजी की, आपका नेट है, पीएचडी है, आपका एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसके अंदर पीएचडी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जो पीएचडी लोग करते हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, यूजीसी कह रही है कि हम 1 जुलाई 2023 से मैंडेटरी पीएचडी को सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर करने जा रहे हैं। एनईपी जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर यह कहा गया है कि हम कॉलेज के अंदर रिसर्च शुरू करने वाले हैं। तो इसके अंदर यह प्रश्न उठता है कि एक कैंडिडेट जिसका मास्टर्स हुआ है वो पीएचडी कैसे करेगा, कैसे करवाएगा। तो हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस पूरे नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाए, इसको चेंज किया जाए और आप स्क्रीनिंग करिए ना। हम कोई भागने वाले लोग नहीं, रिटन टेस्ट से कोई नहीं भागता है। स्टूडेंट्स इज़ ऑलरेडी रेडी, हमेशा रिसर्च स्कॉलर हो चाहे स्टूडेंट हो, हम रेडी हैं। लेकिन आप पीएचडी को इंपॉर्टेंस तो दो ना। जो स्टूडेंट अपने 5 वर्ष अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार स्टाइफंड देती है, जेआरएफ को 35,000 रुपया 33,000 दे रही है। मतलब एक तरफ आप स्टाइफंड दे रहे हो, रिसर्च पर आप इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी तरफ आप हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर पीएससी 2 पॉइंट्स के साथ उसको कंसिडर कर रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिग्रेड होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। वैसे भी हम देखते हैं कि जैसे अब रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो अभी पिछले दो अगर हम लोग रिटन टेस्ट की बात करें, चाहे जेके पीएसआई का बात करें, चाहे एफए का बात करें, किस प्रकार से जो है उसके अंदर धांधलियाँ हुई हैं। तो क्या पता है कि जो अभी रिटन टेस्ट लिए जाएंगे उसके अंदर किस प्रकार से धांधलियाँ होगी। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 35% इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है ये, इसलिए इसको मॉडिफाई करना चाहिए। इससे हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कॉम्प्रोमाइज सरकार करने जा रही है। रिसर्च को, पीएचडी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। इसलिए हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है और सभी स्टूडेंट, सभी रिसर्च स्कॉलर और सभी स्टूडेंट्स यहाँ मांग करते हैं कि जो है इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए और जो एक स्क्रीनिंग। नोटिफिकेशन तो है नहीं, मीटिंग थी 20 तारीख की, अभी तक जो है पीएससी ने इस पर अपनी मोहर लगाई नहीं है। अभी तक ये चेंजेस जो है वो फाइनलाइज हुए नहीं है। तो क्या लगता है कि इस टाइम पे एजिटेट करना सही है? क्यों अभी तक जो डिसीजन लिया गया है लेकिन इंप्लीमेंट होना शुरू भी नहीं हुआ है। हो सकता है इसमें पहले कोई मॉडिफिकेशन हो जाए। देखो, मिनट टू मीटिंग आए, मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर चीज़ें आई हैं, कहीं ना कहीं जो है आप इस पर सोच रहे हो ना। तो जब आपने पब्लिक डोमेन के अंदर चीज़ें लाई हैं तो कुछ हुआ है। और एकदम से ऐसी क्या चीज़ हुई कि आपने पूरी जो आपने जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए थे एकदम से स्क्रैप कर दी पूरी लिस्ट को आपने। ऐसी क्या चीज़ हुई? तो कहीं ना कहीं जेके पीएससी को इसके अंदर उत्तर देना चाहिए, चेयरमैन को उत्तर देना चाहिए। जेके पीएससी के चेयरमैन उनको उत्तर देने की ज़रूरत है। इसलिए इस पूरे जो भी ये मिनट टू मीटिंग है इसको वो विड्रॉ करें और जो क्राइटेरिया पुराना है
उसको ही चलाएं, या फिर हम ये भी कह रहे हैं कि आप स्क्रीनिंग कराइए ना, आप जो एंट्री के लिए आप स्क्रीनिंग कराइए, फिर आप डिफरेंट पॉइंट्स, पीएचडी के डिफरेंट पॉइंट्स रखिए, आप नेट के डिफरेंट पॉइंट्स रखिए, लेकिन आप जब कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप एंट्री के तौर पर एज ए स्क्रीनिंग उसको ले सकते हो, उसके अंदर आप रिटन टेस्ट ले सकते हो। दूसरा जो अभी जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर किसी को बनना है तो डोगरी का अगर स्टूडेंट है या उर्दू का स्टूडेंट है या इवन मैथ्स का स्टूडेंट है, उसको आप जो है 10-15 पॉइंट्स का जो है डिफरेंट, उसको आप कह रहे हो कि आप हिस्ट्री पढ़ो, उसको आप कह रहे हो जी आप रीजनिंग पढ़ो। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बना और पूरी लाइफ आपको उसके अंदर रिसर्च भी करना है और पढ़ाना भी है, फिर आप कैसे उसको दूसरी साइड ले रहे हो? कहीं ना कहीं जो है आप चीज़ों को डिफरेंट साइड ले रहे हो। मेरे को यहाँ तो फिर केवल 15 मार्क्स का रखा हुआ है ये जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का। केरला में चल जाए, वहाँ पे तो 100 मार्क्स का पेपर आपको देना, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके नहीं हुए इस जनरल अवेयरनेस में, कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सब में, तो आप तो फिर एलिजिबल भी नहीं है कि आप आगे जो है वो कम्पीट कर सकें। तो यहाँ 15 मार्क्स में अगर रखा जाता है तो आपको नहीं लगता ये कंपैरेटिवली बिगर रिलीफ है कि 15 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, बाकी तो आपका स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड ही है? नहीं, देखो कोई रिलीफ वाली बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे यह चीज़ हमारे सामने आई है तो इसके अंदर तो एकदम स्पष्ट बता दिया गया ना कि आपको रिटन टेस्ट के माध्यम से आना है। जब रिटन टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, पहले ऑलरेडी आपने पीएचडी करा है, आपने नेट करा है, ऑलरेडी हम इतने पेपर पास करके जा रहे हैं, हम लोग को डरने वाले लोग नहीं कि रिटन टेस्ट से भाग रहे हैं। लेकिन आपने तो जो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ना, आपने पीएचडी वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। एक नेट जेआरएफ जो ऑल इंडिया पेपर क्लियर कर रहा है उसको आपने डिग्रेड कर दिया, आप उसको कह रहे आप 2 पॉइंट्स के अंदर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिग्रेड हो जाएगा पूरी तरह से जो है। दूसरा क्या है कि इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार इस समय हायर एजुकेशन के अंदर, चाहे स्कूल एजुकेशन के इंप्लीमेंट करने अगर चाह रही है, इसके माध्यम से आप हायर एजुकेशन के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। उसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या लगता है जो कॉम्पोजिशन स्क्रीनिंग कमेटी की है उससे जो इल्ज़ाम अक्सर लगते थे जेकेपीएससी के ऊपर या जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर की फेवरेटिज्म चलता है, सिफारिशें चलती हैं, इस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, उस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, एक ऑब्जेक्टिव व्यू अब ये स्क्रीनिंग कमेटी ले पाएगी अगर जम्मू कश्मीर के बाहर से मेंबर्स लाए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसका हिस्सा होगा या फिर जेकेपीएससी भी जो है वो बाहर से मेंबर्स उसमें अपॉइंट कर सकती है? लगता है कि ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की कॉम्पोजिशन है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट होगी या इससे भी आपको परेशानी है? देखो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उससे कोई किसी को परेशानी नहीं होने वाली है, वो किसी को भी ले आए। लेकिन जो अभी जिस प्रकार से डिक्टेट करने का काम जेकेपीएससी के चेयरमैन को हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहे कि आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ तो एकदम गलत चीज़ है। हम लोगों का कोई भी, चाहे जब वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, कोई भी उसके अंदर कोई भी सेक्रेटरी बैठ रहा है या कोई भी रिकमेंडेड व्यक्ति कोई बैठता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो हम लोग रेडी है, वी आर ऑलवेज रेडी कि हम अपना जो भी वाइवा हमारा जो फेस करना है या इंटरव्यू फेस करना है उसके लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन इस प्रकार से क्या है कि चीज़ों को डिक्टेट करना और जो चीज़ें जो हैं जो डिफरेंट एंगल्स में होनी चाहिए उसको आप डिफरेंट एंगल्स में आगे प्रपोज कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। इसलिए इस पूरे जो भी मिनट टू मीटिंग है उसको आप विड्रॉ करिए और जो बेसिक क्राइटेरिया है जो यूजीसी कह रही है, आपने इस मिनट टू मीटिंग के माध्यम से यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन किया। यूजीसी भी पीएचडी को 25 मार्क्स देती है अगर वो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आपने केवल 2 मार्क्स पर उसको जो है जो रोक रखा है। ये 1 तारीख को मीटिंग चेयर करते हैं अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी, उसमें मिनट्स बनते हैं और उसका डिसीज़न लिया जाता है। उसमें जेकेपीएससी के भी सेक्रेटरी आते हैं और मीटिंग मतलब इतनी ज़रूरी है कि फिज़िकली सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठते हैं, बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ रहे हैं। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इतनी जल्दी डिसीजन लेने की। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार जब 2013 में फॉर्म लगे थे कॉलेज के, उसमें भी जिस क्राइटेरिया में इन्होंने अमेंडमेंट की थी, 3 बार जब जैसे जेके सेट का रिज़ल्ट आता है, अभी भी आने वाला है, तो ये अपने लोगों को अंदर लाने के लिए षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2013 में जब फॉर्म लगते हैं पहले एपी के लिए, उसमें जो लोग उस टाइम एलिजिबल थे वो टॉप मेरिट में थे। 2016 में दोबारा से सेट का मेरिट 3 बार डाउन किया जाता है और पोस्टों को फिर से विड्रॉ करके री एडवर्टाइज करके सिंपल सेट वाले लोग लगाए जाते हैं, एमफिल पीएचडी वाले बाहर हो जाते हैं। और सेम प्रोसीजर ये इस बार भी करने वाले हैं। समझते हैं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की कोशिश की जा रही है कि आप पहले पोस्ट विड्रॉ करें, नए रूल्स इंप्लीमेंट करें, उसके बाद जाकर जो है पोस्ट दोबारा एडवर्टाइज करें, ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा आप बता रहे हैं? बिल्कुल ये षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेके सेट का रिजल्ट विद इन डेज आने वाला है और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि सिंपल सेट वाले लोग कॉलेज में लग जाते हैं, पीएचडी वाले बेकार हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखिए आप। और ये क्वालिटी की बात करते हैं, 10+2 का लेवल जो इन्होंने हायर एजुकेशन ने निकाला था कि स्कूल एजुकेशन के लिए पहले एंट्रेंस हुआ करता था जिसमें 50% थ्रू एंट्रेंस जाते थे कैंडिडेट्स और 50% डीपीसी हुआ करता था। अब इन्होंने सैक के थ्रू 100% डीपीसी कर दिया
और जो मतलब 10 PhD करने के बाद नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद आदमी 10+2 का फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वही आदमी जाएगा जो एक टीचर है, वही प्रमोट होकर जाएगा वहाँ पे। वहाँ क्वालिटी की आप बात नहीं कर रहे। और जो हाईली क्वालिफाइड आदमी है, जिसने नेट किया है, JRF किया है, PhD की है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशंस है, उसको आप लिस्ट से बाहर करने का षड्यंत्र कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि सिंपल सेट वाले, क्योंकि जो इनके लोग, आपको लगता है जो सिंपल सेट वाले हैं वो रिटन एग्जामिनेशन में PhD होल्डर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? मैम जो जिनके लिए सेट का मेरिट 3 बार डाउन किया जा सकता है, उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। जिनके लिए मैम प्लीज़, यहाँ पे सिर्फ बात एंट्रेंस की नहीं है। वी आर नॉट टोटली अगेंस्ट द एंट्रेंस। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर यूजीसी की गाइडलाइंस की आपने क्वेश्चन किया, तो सबसे पहले जिसमें मिनिमम यूजीसी की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि मिनिमम 25 पॉइंट्स फॉर PhD इफ़ यू आर अप्लाइंग इन द हायर एजुकेशन, स्पेशली इन द कॉलेजेस, एंड 30 पॉइंट्स से PhD के हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। उसके बाद मिनिमम जो है JRF के, या जो JRF है उसके 10 पॉइंट्स है, जो नेट है उसके 8 पॉइंट्स हैं, या जिसके पास सेट है उसके 7 पॉइंट्स हैं। उसी के साथ साथ पर पब्लिकेशन की 2 पॉइंट्स रखे जाते हैं, और रिसर्च के जो है टोटल 10 पॉइंट्स रखे जाते हैं। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द यूजीसी। जो टोटल जो है 80 आउट ऑफ 100 में से 80% जो है आपका जो गाइडलाइन, जो पूरा आपका क्राइटेरिया बनता है क्वालिफिकेशन का, और 20 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू रखा जाता है। बट इन्होंने क्या किया कि उस 80% को लेकर सिर्फ 10% वो क्राइटेरिया रखा हुआ है। आपसे समझना चाहूंगी, क्या लगता है अब जो ग्रेजुएट होगा उसे 0.02 मार्क्स दिए जाएंगे, रिसर्च पेपर होगा तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, PhD होगा तो 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे, इस तरीके से वो 10 मार्क्स कैलकुलेट होंगे? उन्होंने सीधा ये कहा कि आपका PhD का 2 मार्क्स रखे जाएंगे, आपका नेट के 2 मार्क्स रखे जाएंगे, नो रिसर्च पब्लिकेशंस उसमें होगी, कोई उसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं होगा। फिर फ़ायदा क्या हम लोगों का रिसर्च डिग्री का? ऑन द अदर हैंड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज आप ओवरऑल कंट्री में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिसका 4th ईयर जो स्पेशली रिसर्च पे बेस्ड होगा। अगर बच्चे को आपने डिग्री देनी, रिसर्च की डिग्री देनी, और उसके बाद वो PhD के लिए अप्लाई करेगा। और ऑन द अदर हैंड आप PG और नेट और सेट वालों को वहाँ अगर अंदर कर रहे हो, कहाँ से क्वालिटी आएगी? मतलब ये सीधा जैसे भाई साहब ने कहा कि सीधी ये बात है अपने लोगों को अंदर करने की। और आपने शायद ध्यान में है या नहीं मुझे नहीं पता, शार्ट लिस्टिंग मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट की जो है, ये जो पोस्टें निकली उनकी शार्ट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन उसके बाद आप क्राइटेरिया चेंज कर रहे हो, क्या है ये? तो सीधा ये जो है एक ब्लंडर किया जा रहा है, जैसे उन्होंने सैक का किया, उसके बाद उन्होंने, आपको पता है JKPSC का रिसेंटली चल रहा है, FAA का चल रहा है। तो सीधे कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो अपने लोगों को अंदर लाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। तो हम जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और UGC एक JRF कैंडिडेट पे 5 साल तक उसको 25 लाख प्रोवाइड करती है फेलोशिप, और उसके ऊपर UGC लैब में इन्वेस्ट करती है, स्कॉलरशिप देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कि आप अच्छे से रिसर्च करिए, और उसके बाद ये 2 मार्क्स तक उसकी PhD की वैल्यू लेके आते हैं। तो मतलब इस क्या इंसेंटिव रहेगा आज के बाद कि अगर कोई MA करता है, नेट JRF करता है, उसको PhD करनी क्यों है? अल्टीमेटली सबको जॉब चाहिए। और ये बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ेगी इससे। आज आप PhD हटा दीजिए कि PhD के बेसिस पे नौकरी नहीं मिलेगी, आपको PhD करने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा यहाँ। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि आप PhD की वैल्यू कम कर रहे हैं, जिससे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके इंसेंटिव्स कम हो रहे हैं कि अब वो PhD आखिर करेंगे क्यों, जब उनको मालूम है कि रिटन एग्जामिनेशन की बुनियाद पर उन्हें जो है सिलेक्शन उनकी होनी है, और PhD की वैल्यू केवल 2 मार्क्स तक महदूद करके रख दी गई है। साथ ही में इनका ये कहना है कि UGC के जो नॉर्म्स है उनकी वायलेशन की जा रही है, क्योंकि जब UGC जो है वो 25 मार्क्स, 15 मार्क्स, इतने मार्क्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दे रहा है, 80 मार्क्स तक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर में एकेडमिक क्वालिफिकेशन को केवल 10 मार्क्स तक महदूद करके कैसे रखा जा सकता है? साथ ही में संगीन इल्ज़ाम जो है वो ABVP ने जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर लगाए हैं, ये कहते हुए कि इन रूल्स को जानबूझकर मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि कुछ ब्लू आइड लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया जा सके, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सके।